तो क्या उस समय आपको लग रहा था कि जो मैं राजनीति में अपना कदम रख रही हूँ तो आगे चल के मुझे एक दिन विधायक भी बनना है? जी, वो तो ऐसा नहीं था। पहली बार तो राजनीति में मैं आई थी, पहली बार चुनाव लड़ी थी। आपको पहली बार मौका दिया गया, आप जीत कर आई। उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब आपको बोला गया पार्टी की ओर से कि आप हमारे तरफ से प्रत्याशी होंगे? देखिए, सामरी विधानसभा तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी की गढ़ रही है। तो क्या उनका जो छवि और जो काम उनके दौरान हुआ था वो भी एक आपके लिए प्लस पॉइंट रहा? बिल्कुल बिल्कुल। 2 बार विधायक रहे, 2003 में और 2008 में संसदीय सचिव भी रहे। स्वास्थ्य की अगर बात करें मैडम, सामरी विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोड की, तो अभी भी लगता है कि इसमें काम करने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि अब जब आप चुन कर आ गए तो जो अपेक्षाएं वहाँ के लोगों की हैं उसको पूरा करने का समय आ गया है? सबसे महत्वपूर्ण मूलभूत सुविधा हमारे क्षेत्र के लोगों का है तो बिजली, पानी, सड़क। कि बहू है, घर का काम धाम करे, चूल्हा चौकी संभाले, परिवार को संभाले, घर से बाहर निकलने की उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इसको आप भी झेले होंगे, सामना किए होंगे, तो अभी क्या करना चाहेंगे? अब ये तो क्या है, घर की गृहिणी महिला लोग को, हमारे घर में बड़ा परिवार है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है, और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार अलग अलग विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, नेता, मंत्री, विधायक और सांसदों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। इसी बीच हम आप पहुँचे हैं सामरी विधानसभा क्षेत्र में। सामरी विधानसभा क्षेत्र ना बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है, ना सिर्फ आर्थिक विकास को लेकर, साथ ही साथ राजनीतिक कारणों को लेकर। आज हमारे बीच कार्यक्रम में मेहमान हैं सामरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक उद्धेश्वरी पैकरा जी। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजनीतिक चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैडम, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा अपने बारे में संक्षेप में बताएंगे कि कौन है उद्धेश्वरी पैकरा, कैसे राजनीति में आए, शिक्षा दीक्षा कहाँ तक है? फिर देखिए, राजनीति तो मैं पहले अपने जो मायके में थी, वहाँ हमारे मायके में राजनीति को उतना नहीं जानते थे, लेकिन हमारे जो मेरा मायके जसपुर ज़िले में है, और जसपुर ज़िले के लोग अधिकतर दिलीप सिंह जूदेव के नाम से जानते थे, और कौन बीजेपी कौन कांग्रेस ये नहीं जानते थे। मेरे एकदम इंटरल में है मेरा मायके गांव, तो सिर्फ ही वही जानते थे कि हम लोग तो दिलीप सिंह जूदेव के आदमी हैं, उन्हीं को वोट करते हैं। ये चर्चा में सुनी थी, यही है जी। तो शादी होने के बाद जब मायके अपने ससुराल आए, उसके बाद ऐसा क्या कुछ हुआ कि आपको राजनीति में रुचि आ गई? आप जनपद अध्यक्ष भी रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं, और आज विधायक भी हैं। देखिए, शादी होने के बाद जब मैं ससुराल में आई, यहाँ भगवतपुर में, मेरी ससुराल भगवतपुर है, शंकरगढ़ विकासखंड में, सामरी विधानसभा में। और उस समय मेरे हस्बैंड टीचर थे, और हमारे जो दादाजी थे, आप सभी लोग जानते हैं, लरंग साई जी, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, सांसद रहे हैं, और उन्हीं के परिवार से हम लोग आते हैं। और जब हमारे मिस्टर, जब हमारे दादाजी सांसद हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, तो उन्हीं के साथ में पीछे पीछे चलते थे। तो जब मेरी शादी हुई, उसके बाद 1999 में मेरे को बोले मेरे हस्बैंड कि तुमको BDC लड़ाना है, लेकिन मैं राजनीति परिवार से थी नहीं। मायके में, ससुराल में आने के बाद राजनीति परिवार से हूँ, तो मैं मना कर रही थी कि मेरे को सब चुनाव नहीं लड़ना है। लेकिन लास्ट में अंतिम बोले कि नहीं, तुमको चुनाव लड़ना है। फार्म ले आए BDC का, फिर फार्म वगैरह भर दिए, और उसी समय से मैं पहली चुनाव अपने गृह क्षेत्र से, जो दुर्गापुर क्षेत्र है हमारा BDC क्षेत्र, वहीं से मैं BDC चुनाव लड़ी जी। तो क्या उस समय आपको लग रहा था कि जो मैं राजनीति में अपना कदम रख रही हूँ तो आगे चल के मुझे एक दिन विधायक भी बनना है? जी, वो तो ऐसा नहीं था। पहली बार तो राजनीति में मैं आई थी, पहली बार चुनाव लड़ी थी, वैसी तो नहीं थी कि मुझे आगे विधायक तक पहुंचना है। लेकिन हमारी क्षेत्र की जनता, वो की जो आशीर्वाद रही है, लगातार मुझे
बीडीसी से लेकर के जिला पंचायत सदस्य से लेकर के मतलब 2 बार जनपद अध्यक्ष, 3 बार जिला पंचायत सदस्य हमारे क्षेत्र के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और वही आशीर्वाद आज भी मेरे को यहाँ तक हमारी क्षेत्र की जनताओं ने आशीर्वाद दिया है। आज उन्हीं की देन है जो कि मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। जी, आपने अलग अलग विभाग में रहते हुए पार्टी के, चाहे बात पार्टी किया जाए या फिर राजनीतिक पार्टी की किया जाए, आपने काम किए, दायित्व को निर्वहन किए हैं, साथ ही साथ प्रदेश का आप उपाध्यक्ष भी हैं। तो जब आप अलग अलग जगह घूमते थे, लोगों से मुलाकात करते थे, तो आपको बाहर में लोगों से आवाज़ उठ के आती थी कि आपको और आगे जाना चाहिए, विधायक के साथ साथ आपको मंत्री और मुख्यमंत्री जो भी है, आपके जो चाहने वाले हैं उनको देखते हैं कि बोलते हैं कि हाँ दीदी आप और आगे बढ़िए, ऐसे आपको करते थे, प्रेरणा करते थे आप? नहीं, ज़रूर। मैं तो बताइए, आपको पहले भी बताई कि जब मैं जिला पंचायत सदस्य थी शंकरगढ़ से, पहले तो बीडीसी थी, फिर जिला पंचायत सदस्य शंकरगढ़ से ही थी। उसी समय से मैं पहली बार अपना सदस्यता ग्रहण की थी और जिस समय मैं जिला पंचायती सदस्य, उसी समय हमारे संगठन में, भारतीय जनता पार्टी संगठन में एक दायित्व मिला मुझे मंडल अध्यक्ष की, और मंडल अध्यक्ष की जो दायित्व मिली थी वो भी मैं बढ़िया से निर्वहन की। उसके बाद मंडल अध्यक्ष के बाद हमारा अविभाजित सरगुजा जिला जो था, बलरामपुर जिला विभाजन नहीं हुआ था, सरगुजा में थे, उस समय मुझे भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष की भी दायित्व मिली थी। और वही दायित्व काम करते करते जब 2012 में बलरामपुर ज़िला बना, उस समय भी मेरे को बलरामपुर ज़िले की ही महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी ज़िले के संगठन ने दायित्व दिया था। और जिस तरह से संगठन ने मुझे दायित्व दिए थे, अच्छे से मैं निर्वहन की जी। और जिला में भी मैं उपाध्यक्ष के रूप में काम की हूँ संगठन में, और अभी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में भी उपाध्यक्ष के पद पर अभी आसीन हैं। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं मैडम, जब पहली बार आप चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि जैसे कि आपने अभी बताया कि आपका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, राजनीति का नहीं रहा, आप मायके ससुराल में आने के बाद आपको राजनीति में आने का मौका मिला, तो उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे? नहीं, ऐसा मेरे को कुछ भी नहीं लग रहा था कि मैं राजनीति में आई हूँ, लेकिन जो क्षेत्र की जनता ने जो आशीर्वाद दिया, आज पहली बार वही चुनाव लड़ी जो बीडीसी की चुनाव लड़ी मैं, उसी समय से जो हमारी क्षेत्र की जनता आशीर्वाद दे रही है, वही आज मेरे को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। पहली बार आप विधानसभा चुनाव लड़े 2023 में और जीत कर आए, अच्छा खासा मार्जिन भी था, और कहीं न कहीं जो सामरी विधानसभा क्षेत्र है वो कांग्रेस और बीजेपी का गठ दोनों का सामंजस्य रूप से जीतते हारते आ रहे थे। आपको पहली बार मौका दिया गया, आप जीत कर आई, उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब आपको बोला गया पार्टी की ओर से कि आप हमारे तरफ से प्रत्याशी होंगे? देखिए, सामरी विधानसभा तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी की गढ़ रही है। बीच में किसी कारणवश 2 बार कांग्रेस की विधायक बनी थी, नहीं तो फिर लगातार बीजेपी की ही विधायक बनते आ रही है। और जैसे आपने कहा कि पहली बार विधायक बन के आई, आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि सामरी विधानसभा में जब से देश आज़ाद हुआ तब से पहली बार महिला को हमारे पार्टी ने, संगठन वाले ने टिकट दिया मुझे, और मेरे को बहुत खुशी हुई। सबसे पहले जो टिकट फाइनल हुआ अन्य और सीटों में, उस समय हमारा सामरी का सीट फाइनल नहीं हुई थी। हाँ, लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा उस समय, लेकिन अंतिम जब घोषणा हुई तो मेरा नाम ही आया, तो बहुत खुश हुए, सभी क्षेत्रवासी भी खुश हुए। और क्षेत्रवासी पहले से भी कह रहे थे कि एक बार मैडम को मौका मिलना चाहिए, कि लगातार जब से ये चुनाव मैदान में उतरी है तब से बीच में कहीं एक आध बार भी ब्रेक नहीं हुआ है, लगातार जीतते आ रही है। और लोगों का कहना भी था कि इस बार विधायक की टिकट मिलनी चाहिए और जिताने की जिम्मेदारी हम लोगों की होगी। जी, इससे पहले आपके पति सिद्धनाथ पैकरे जी 2 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं, तो क्या उनका जो छवि और जो काम उनके दौरान हुआ था वो भी एक आपके लिए प्लस पॉइंट रहा? बिल्कुल 2 बार विधायक रहे, 2003 में और 2008 में संसदीय सचिव भी रहे। और
जो उन्होंने काम किया क्षेत्र में उसको लोग अभी भी नाम करते हैं और हमको चुना जीतने का उनका भी श्रेय है कि उनका जो काम काज को लोगों ने जाना है वही अगर हम मैडम को जिताएंगे तो हमारा क्षेत्र का विकास होगा, ये लोगों के मन में था। जी। विजय पकरा जो आपके अपोजिशन में थे, कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी थे, जब दोनों का तुलना करते हैं जनता कि किनको जिताना किनको हराना है, तो आप अपने आप को जिताने के लिए जनता के पास जा रहे थे कि आप मुझे वोट दीजिए, मुझे जिता के लाइए, तो उसका आधार क्या था? क्योंकि विजय पकरा भी जनता के पास जा रहे थे, 5 साल पहले उनकी सरकार थी, चिंतामणि महाराज वहाँ से विधायक थे और आप पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। कैसा, किस प्रकार से आप लोगों के बीच जाके समझा रहे थे, सक्षम कैसे हुए? नहीं, देखिए विजय पैकरा भी पहली बार उनको भी टिकट मिला था, हमको भी पहली बार टिकट मिला। और आपको मैं ये भी बता रही हूँ कि विजय पैकरा और मेरा घर एक ही घर के हैं, हम लोग रिश्तेदार के ही हैं, एक ही शक्ति केंद्र के लोग हैं। हाँ, लेकिन क्या है, पिछली शासन जो कांग्रेस की शासन रही हमारी छत्तीसगढ़ में, उसकी क्रियाकलाप को देख करके लोग कांग्रेस को इस बार विधायक चुनना नहीं चाहते थे और जो भी रहे हमारे साथ मिल करके काम किए क्षेत्र के लोगों ने। 5 साल अगर मैं बात करूं, 5 साल जो कांग्रेस की सरकार यहाँ रही छत्तीसगढ़ में, उस समय शामली से जो विधायक थे चिंतामणि महाराज जी थे, उससे पहले बीजेपी में थे, फिर कांग्रेस में आए, उसके बाद फिर से घर वापसी हो गई। अब लोकसभा चुनाव की जब बारी आई तो भाजपा ने एक बार फिर उन पर विश्वास जिताया और लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जो जीत कर आ गए। तो जो 5 साल के दौरान जो कांग्रेस में रह काम किए हैं, उसी के आधार पे जो विजय पैकरा जी को उम्मीदवार बनाया था कांग्रेस, तो क्या जितना काम वहाँ होना चाहिए था या फिर जो जनता की नज़र में दिखना चाहिए था, जो पार्टी की या फिर जो सरकार की योजनाएं हैं उनका धरातल पर उतरना, क्या वो हो नहीं सका ठीक से? देखिए, हमारे विधानसभा में जो भी काम हुआ है, हमारे भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार डॉक्टर रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे, उसी और हमारे हस्बैंड थे विधायक, उसी समय हमारे क्षेत्र में जो भी विकास हुआ है, उसके बाद इधर कोई विकास नहीं हुआ, पूरा विकास रुक गया था। और अभी जैसे आप कहे कि घर वापसी हुए, ये तो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी में पहले रहे हैं तो किसी कारणवश उधर कांग्रेस में चले गए थे, फिर हमारे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और कहा जाता है कि जो सुबह के जो भूले हुए शाम को जो घर में वापस आते हैं वो भूला हुआ नहीं कहते हैं। स्वागत है हमारे पार्टी में, उन्होंने घर वापस हुए और हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठन ने हमारे सरगुजा लोकसभा से इनको टिकट दिए और सभी मिलजुल के सरगुजा लोक क्षेत्र से उनको सांसद चुने हैं हम लोग। आपके पास क्षेत्रीय मुद्दे क्या थे जिनको लेकर आप जनता के बीच गए? क्षेत्रीय मुद्दे वही पिछली सरकार की जो मुद्दे थी वही मुद्दे को लेकर के चले हैं हम लोग। जी। चूँकि जहाँ तक मुझे जानकारी है, इस विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादातर लोग किसान हैं और आदिवासी हैं, तो किसान को जो किसान का लाभ मिलना चाहिए ताकि उसके फसल का सही दाम हो सके, सही खरीदारी हो सके, खाद पानी हो सके, या फिर जो आदिवासी हैं उनको रोज़गार या फिर जो उनकी जो वनोपज है उनकी सही मूल्य हो जाए। तो इस दिशा में भी काम करने के लिए बहुत ज़रूरत है। क्या इस दिशा में आपके पास काम करने के लिए कुछ रोड मैप है? देखिए, पिछली सरकार भी कई प्रकार की घोषणाएं किए थे, लेकिन कोई घोषणा को उन्होंने पूरा नहीं किया। और जैसे ही हमारी अभी की जो जैसे टिकट मिली हम लोगों को, वैसे ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी थी कि किसानों के धान को हम लोग 2100 रुपये खरीदी करेंगे, हर लोगों को हम लोग जो पिछला बोनस बचा हुआ था किसानों का, बोनस को देने का काम करेंगे, ये सारी बहुत सारी बातें थी। और हमारी जो मोदी गारंटी के तहत हमारी जो शादीशुदा बेटी बहन लोग थे, बहू लोग थे, उनको महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने 1000 रुपये देने का काम करेंगे। ये सारी हम लोगों ने इस मोदी गारंटी की बात को क्षेत्र में रखे और सभी हमारी बहनों भी, किसानों भी, सभी लोग इस पर गारंटी को ज़रूर माने और उस गारंटी का फ़ायदा भी मिल रहा है, उसी फ़ायदा हम लोगों को भी मिला है। जी। जैसे कि अभी आपने कहा कि जो मोदी की गारंटी है उसको लेकर हम जनता के बीच गए। अब भूपेश सरकार भी, चूँकि बहुत बड़े वादा पिछले साल किए थे, पिछले 5 वर्षीय में, इस बार भी किए थे कर्जा माफ़ी का, जो धान का खरीदी है उसको भी
31 रुपये लेने के लिए बात बोले थे। और दूसरी बात जैसे कि बीजेपी के द्वारा बोला गया था कि 12,000 रुपये सालाना देंगे, सेम इसी स्ट्रेटजी के तहत कांग्रेस भी 12,000 रुपये देने के तैयार हो गई थी। तो कांग्रेस की बातों पे विश्वास नहीं करना, बीजेपी की बातों पे विश्वास करना, जनता भाजपा के ऊपर विश्वास क्यों की, कांग्रेस के ऊपर क्यों नहीं की? देखिए, मैं आपको बोली ना पहले ही कि पिछली सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने छत्तीसगढ़ में 36 प्रकार की घोषणाएं की थी। 5 साल देखे किसान लोग, जनता लोग, 5 साल में कुछ उनकी वादा पूरा नहीं हुई। कहाँ वो लोग 12,000 की बात करते हैं, हम लोग 1,000 की बात करते हैं, लेकिन 12,000 में वो लोग ना तो 5 रुपया तक हमारी बहनों को नहीं दिया, खाली धोखा देने का काम किया। इसलिए हमारी क्षेत्र की जनताओं को, छत्तीसगढ़ के पूरे क्षेत्र की जनताओं की जो मन टूट गई थी कांग्रेस सरकार से, और बीजेपी की सरकार को चुने। महतारी वंदन योजना को भारतीय जनता पार्टी की जीत का कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं आप? बहुत बड़ा फैक्टर है भारतीय जनता पार्टी को जिताने की। हम तो जितने भी हमारे क्षेत्र के हमारी महिला बहनें हैं, सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ कि आज जहाँ हमको यहाँ तक पहुँचाए हैं, तो हमारी बहनों के बदौलते यहाँ पर आज विधायक बन के बैठे हैं। अगर राजनीतिक लिहाज से बात किया जाए तो ऐसा पहली बार है जब बीजेपी सरगुजा संभाग से क्लीन स्वीप किए कांग्रेस को। क्या कांग्रेस पार्टी की जो अंतर कलह थी, या फिर जो 2.5 साल की सीएम की बात चल रही थी, वो पूरा नहीं हो पाया? जनता जिसे देखना चाहते थे टीएस बाबा को सीएम के रूप में, इसी वजह से नाराज़ जो कांग्रेस के समर्थक थे वो भी भाजपा को आकर सपोर्ट की, तो भाजपा इसी वजह से पूरे की पूरी सीटों को जीतने में सफल हो पाई। जरूर इन लोग की आपसी लड़ाई थी, 2.5 साल की बात हुई थी कि 2.5 साल एक मुख्यमंत्री रहेंगे, 2.5 साल के बाद फिर सरगुजा के हमारे बाबा टीएस बाबा मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन आपस में इन लोग की लड़ाई लड़ते लड़ते 5 साल पूरा बीत गया, लेकिन इन लोगों का कुछ 2.5 साल का कुछ फैसला नहीं हुआ। इसका भी हम सभी लोगों को फ़ायदा मिला है। जी, चिंतामणि महाराज जी से हमारे साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस छोड़ा इसलिए क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। कारण ये था, अगर मैं सनातनी हूँ और सनातनी होकर अगर मैं जय श्री राम का नारा लगा सकता है तो फिर मेरे पार्टी में रहने का मतलब क्या है? तो क्या भारतीय जनता पार्टी सनातन को ज़्यादा फॉलो करती है, या फिर जो कांग्रेस है कहीं ना कहीं उसमें उतना छूट नहीं मिल पाता है अपने धर्म को मानने का? देखिए, हम सभी लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जितने भी हैं सनातन धर्म को मानने वाले। चाहे हम लोग मंदिर में जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, तो हम लोग फूल चढ़ाते हैं। सनातन धर्म का एक रीति नीति है कि हम कहीं भी जाते हैं तो भगवान की पूजा करते हैं। यही हमारी सनातन धर्म की परंपरा है। तो क्या कांग्रेस के हार के पीछे भी एक कारण रहा, चूँकि जो कवर्धा में दंगा हुआ है, धार्मिक दंगा, और वही बिरनपुर में भी घटना घटी है 1-2 समुदायों के बीच में, तो उसका जो प्रभाव रहा है पूरे प्रदेश में रहा है। तो क्या एक प्रकार का जो नैरेटिव बनता है पार्टी के खिलाफ कि हाँ ये हिंदू धर्म को मानने फॉलो करने वाले या फिर जो एंटी हिंदू हैं, तो क्या ये भी एक कारण रहा छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सत्ता वापसी में? देखिए, वो चाहे कवर्धा का मामला हो, चाहे बीरपुर का मामला हो, वो उनका मामला है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे सरगुजा में 14 के 14 सीट, पिछले बार 14 हमारे सरगुजा संभाग में 14 सीट है, 14 में से पूरी सीट कांग्रेस के पास थी, और इस बार 14 में से पूरी 14 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। यही तो है हमारे भारतीय जनता पार्टी में। स्वास्थ्य की अगर बात करें मैडम, शामली विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोड की, तो अभी भी लगता है कि इसमें काम करने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि अब जब आप चुनकर आ गए तो जो अपेक्षाएं वहाँ के लोगों की हैं उसको पूरा करने का समय आ गया है? सबसे महत्वपूर्ण मूलभूत सुविधा हमारे क्षेत्र के लोगों का है तो बिजली, पानी, सड़क। वो अभी भी हमारे क्षेत्र में कहीं विकास नहीं हुआ है, उसको अभी भी विकास करने की ज़रूरत है। और अभी तो हमारे यहाँ विधायक और सांसद सब भारतीय जनता पार्टी के हैं, सांसद भी, विधायक भी, हमारे सीएम साहब, मुख्यमंत्री भी, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हमारे बीजेपी के हैं। निश्चित ही हम लोग मिल करके जो क्षेत्र का विकास रुका हुआ है उस विकास को आगे करेंगे। जी, एक और बहुत बड़ी चुनौती है मैम, पलायन की। अगर हाथों को रोज़गार मिल जाए, जो बेरोजगार है वहाँ,
तो पलायन की जो समस्या है वो रुक जाएगी। तो रोज़गार के लिए भी आपके पास कुछ ऐसा है जिससे लोग बाहर जाने से बचे, आपके क्षेत्र में उनको रोज़गार मिले? नहीं, पहले पलायन जाते थे लेकिन अब पलायन में नहीं जा रहे हैं। हमारे यहाँ ही रोज़गार गारंटी के तहत आदरणीय मोदी जी की जो योजनाएं हैं, और मोदी जी की योजनाएं को तो आप जान ही रहे हैं, पूरी योजनाएं हमारे क्षेत्र में सब अपना अपना आवास हो गया, अन्य भी सब चीज़ यहीं पर काम चल रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में ही। अब इतना प्लान नहीं जा रहे हैं। जब चिंतामणि महाराज को बीजेपी की ओर से प्रत्याशी बनाया गया था लोकसभा चुनाव के लिए, तब ये बोल रहे थे कांग्रेस पार्टी के जो चिंतामणि महाराज है वो अवसरवादी है, और जब जीत कर सामने आए चिंतामणि महाराज तो बहुत अंतर से जीते। तो क्या जो अवसरवादी जिन्हें बोल रहे थे, जनता भी चाह रही थी कि चिंतामणि महाराज वापस बीजेपी में आ जाए और अगर उनको मौका दिया जाए तो उसको हम सपोर्ट करेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आप तो हमारी संगठन ने जो ऊपर वाले जो तय कर लिए हैं कि हमारे लोकसभा के प्रत्याशी चिंतामणि महाराज रहेंगे, तो सभी लोग हम लोग उनका सहयोग किए और उनके लिए दिन रात मेहनत किए, और आज सभी मिलजुल के उनको लोकसभा का सांसद बनाए सरगुजा से। अगर मैं आपसे ये पूछूं मैडम कि कांग्रेस के जो दौरान जो 5 साल का समय था उसमें बहुत सारी योजनाएं निकाली गई कांग्रेस पार्टी के द्वारा, तो वो कौन कौन सी ऐसी योजनाएं जिनको आप चाहते हैं कि हाँ इसको बीजेपी के शासन में आने के बाद इसको कंटिन्यू करना चाहिए? देखिए, आप जान रहे हैं, योजना को तो मैं गिनाऊंगी तो अभी बहुत समय लगेगी। बताई पहले भी आपको मैं बताई कि पिछली सरकार छत्तीसगढ़ में 36 प्रकार की घोषणाएं किए थे, लेकिन आप भी जान रहे हैं छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले हैं, कहीं पर कोई घोषणा इनकी पूरी नहीं हुई है। और जैसे ही हमारी भारतीय जनता पार्टी के अभी 23 में सरकार बनी है, 24 में, वैसे ही जो महत्वपूर्ण जो घोषणाएं थी उस घोषणाओं को आदरणीय विष्णुदेव साय के सुशासन में पूरा करते दिखाई दे रहा है। विजय शर्मा जो अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, उनसे जब हमारी इंटरव्यू हुई मैडम इसी कार्यक्रम का था, तो उनका ये कहना था कि छत्तीसगढ़ में जितना विकास अभी 7 महीने में हुआ है और जो 5 साल कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है, अगर उसको देखा जाए तो 7 महीने का जो सरकार है बीजेपी की वो उससे कहीं ज़्यादा आगे है। और जितने भी वादे भाजपा सरकार ने की थी चुनाव के समय, उसमें से 70 से 80% वादा उसको पूरा किया जा चुका है। तो आपके क्षेत्र में भी इसका दिख रहा है असर? ये घोषणाएं है विजय शर्मा जी ने जो कहा, हमारे उप मुख्यमंत्री जी, वो बिल्कुल सही कहा है। 7 महीने में बहुत कुछ विकास हुआ है, और ये एक विधानसभा की बात नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ की बात है। वास्तव में 7 महीने में बहुत विकास हुआ है, जितने 5 महीने में विकास नहीं हुआ जी, 5 साल में जी। ओपी चौधरी जी जो भी वर्तमान में वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ में, वो जब बजट के दौरान अपने भाषण में कहा कि आने वाले 5 साल में छत्तीसगढ़ का जो जीडीपी है उसको दोगुना कर देंगे, इसमें बहुत बड़ा भूमिका जो निभाने वाला है सरगुजा संभाग है। तो चूँकि शामली विधानसभा क्षेत्र सरगुजा संभाग में आता है, तो कैसा किस प्रकार का भूमिका शामली विधानसभा क्षेत्र निभा सकती है, आपको क्या लगता है? निश्चित ही सरगुजा संभाग के जिला प्रभारी भी हैं ओपी चौधरी जी, यहाँ अंबिकापुर के। तो मेरे को लगता है कि सरगुजा संभाग को जितना ओपी चौधरी जी फोकस कर सकते हैं, उतना बहुत ही हमको लगता है कि विकास हो जाएगा हमारे सरगुजा संभाग में। आने वाले 5 साल में, चूँकि लगभग 8 महीने तो पूरा हो चुका है आपके कार्यकाल का, जो 4.5 वर्ष बचा हुआ, इसमें ऐसे कौन कौन से काम हैं या फिर जो क्षेत्र हैं जहां आप काम करना चाहते हैं, जिसके लिए आप सोच रहे थे मुझे अपने समय से पूरा होने से पहले मुझे काम को करना है? नहीं, अभी देखिए, ये तो 8 महीना हुआ है, अभी तो हम लोग को और 4 साल काम करना है, और अभी 1-2 महीने के बाद में नगर पंचायत नगर निगम का भी चुनाव है, फिर ग्राम पंचायत का चुनाव है। तो पहले तो हम लोग चुनाव नगर पंचायत और ग्राम पंचायत चुनाव लड़ लेंगे, उसके बाद जो हमारा समय 4 साल का बचता है उसमें भी क्षेत्र का विकास करेंगे। आप राजनीति में हैं, राजनीति के अलावा आप एक गृहिणी भी हैं, पत्नी भी हैं, माँ भी हैं, दोनों को बैलेंस करना कितना चुनौतीपूर्ण रहता है, क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या चीज़ का? जैसे आप राजनीति में आई हैं, आप विधायक हैं और साथ ही साथ एक पत्नी भी है, एक माँ भी हैं, तो परिवार को और राजनीतिक क्षेत्र को दोनों को बैलेंस करना, संभालना कितना बड़ा चुनौती लगता है?
देखिए, एक घर की गृहिणी को तो चुनौती रहती ही है। अपना घर भी देखना, परिवार देखना, बाल बच्चे देखना, और इतना बड़ा क्षेत्र जो है अपना विधानसभा, उसको भी देखना। कहीं ना कहीं शुरू से हमारा तो आदत है कि हमारा क्षेत्र को भी देखना है, संभालना है, अपना परिवार भी संभालना है, बच्चे भी संभालना है। ये सारी चीज़ें शुरू से ही संभालते आ रहे हैं, इसलिए हमको उतना कठिनाई नहीं लगती है। जी, पति का साथ कितना ज़रूरी है? क्योंकि अगर पति का साथ आपको नहीं रहता है या फिर किसी महिला को नहीं रहता तो घर से बाहर निकल नहीं सकती, अपने पैर पर खड़ा नहीं हो सकती है। तो आपको कितना अच्छा साथ मिल पाया? देखिए, जब तक पति साथ नहीं देंगे तब तक हम राजनीति में कैसे जाते हैं। आपको मैं पहले ही बताई कि जब मैं पहली बार बीडीसी चुनाव लड़ी, उसमें मेरी इच्छा नहीं थी चुनाव लड़ने की। हमारे पतिदेव उस समय शिक्षक थे, पतिदेव ने ही कहे कि तुमको बीडीसी के चुनाव लड़ना है। मतलब कहीं ना कहीं हमारे परिवार का, हमारे पति का भरपूर हमको शुरू से ही सहयोग मिलते आ रहा है और अभी भी सहयोग दे रहे हैं। कहीं मैं घर पे नहीं रहती हूँ, क्षेत्र में रहती हूँ, कोई मिलने के लिए आ जाते हैं तो उनको भी हमारे पतिदेव संभालते हैं, उनकी दुख सुख को सुनते हैं। जी, एक और बहुत बड़ा आरोप लगता रहा है, कितना सच्चाई है कितना नहीं है, अभी तक ये विवाद की स्थिति बनी हुई है। जब कोई महिला किसी भी तरीके से अगर पद में रहती है तो उस पद का जो निर्वहन करने वाला उसका पति होता है। क्या वास्तविक में जो अभी का कल्चर है इसी सिद्धांत के ऊपर निर्भर है? क्या इसे कुछ आगे बढ़ चुकी है महिलाएं? बिल्कुल, अब महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। आप देख रहे हैं, विधानसभा चाहे लोकसभा, क्या बोलते हैं, पंचायत चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव में भी हमारे महिलाएं जीत करके आ रही हैं। 50% आरक्षण महिलाओं को मिला है, उसमें से 50 में से और अधिक महिलाएं भी जीत करके आती हैं। चाहे बीडीसी की चुनाव हो, पुरुष सीट से भी महिलाएं जीत करके आती हैं। तो ये तो हमारी महिलाएं बहनें आज आगे बढ़ रही हैं। समूह के माध्यम से एक महिला से दूसरे महिला को जोड़ करके, समूह के माध्यम से हमारी बहनें आज आगे उभर करके आ रही हैं। मितानिन बहनें, ऐसे कर कर के हमारी महिलाएं आज अपने पैरों में खड़े हो रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। जी, आप छोटे से गांव से आते हैं, छोटे से गांव में आपका शादी हुई, आप ससुराल आए, तो उस समय जो गांव का एक मानसिक स्थिति रहती है कि रूढ़िवादी वाला कि बहू है, घर का काम धाम करे, चूल्हा चौकी संभाले, परिवार को संभाले, घर से बाहर निकलने की उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इसको आप भी झेले होंगे, सामना किए होंगे, तो अभी क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो क्या है, घर की गृहिणी महिला लोग को, हमारे घर में बड़ा परिवार है, हम लोग 4 देवरानी जेठानी होते हैं, सब एक जगह रहते हैं। लेकिन हम लोग का कहीं ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं हुई है आज तक, हमेशा सहयोग रही है। और जो घर की जो काम होती है उस काम को हम लोग मिलजुल करके सभी लोग करते हैं। जी, आपकी मतलब अगर मैं पूछूं, रुचि किस किस में है? खाना बनाने में है, पढ़ाई करने में है, या फिर जो सामाजिक सेवा है उसमें आपकी रुचि किस में है? मेरी रुचि तो शुरू से ही समाज सेवा में है। समाज सेवा करना, मेरे को जनता की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। जी, घर में तो खाना तो बनाएंगे ही, बिना खाना बनाए बाल बच्चे परिवार को कैसे खिलाएंगे, वो तो है ही है। लेकिन समाज सेवा बहुत अच्छा लगता है। उद्देश्वरी पैकरा अपना राजनीतिक भविष्य कहाँ तक देखती हैं? मंत्री, मुख्यमंत्री? नहीं, वो तो आगे वाली भविष्य तय करेगी उसको। ऐसे दिल में तो होगा, जनपद पंचायत से शुरू किए थे, अब अभी आप विधायक है, आगे भी बहुत आपका लंबा सफ़र है राजनीति में। नहीं, वैसा नहीं है, जहाँ तक पहुँचना था वहाँ पहुँच गए हैं। जी मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े, आए और बहुत सी बातें हैं जो आप हमसे शेयर की, हमारे दर्शकों तक पहुँचाए। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता को? देखिए, मैं क्षेत्र की जनताओं को तो कहना चाहूँगी कि जिस तरह से आज सामरी विधानसभा में एक महिला को जनता ने मुझे निर्वाचित चुन करके विधायक बनाए हैं, इसी तरह क्षेत्रवासियों को मैं कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप लोग भी आगे बढ़ते रहेंगे। और जिस तरह से आप सभी लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिए हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ
चैनल के माध्यम से आप सभी लोग मुझे देख रहे हैं, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इसी तरफ मुझे आप भी आगे बढ़ते रहें और मुझे भी आगे बढ़ाते रहें। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। आप सुन रहे थे सामरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक उदयश्वरी पैकरा जी को। साथियों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।